हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। 9th डे पे आ गए हैं अपने। वक्त निकलते हुए देर ही नहीं लगती है ना। और सर्दियों के दिन तो ऐसे जाते हैं कि अपने को खुद को ही नहीं पता चलता। खैर, सर्दियों में ही अपने कम से कम 2-3 सब्जेक्ट तो तैयार करने ही वाले हैं मेंस के अकॉर्डिंग, ताकि फिर गर्मियों में जब मेंस हो तो टेंशन नहीं हो। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज अपना 9th डे है और टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उसके अलावा हम बात करेंगे संसद के बारे में। जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि अपने को शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं अभी, ताकि वो काम आए मेंस में। और जो अभी मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं प्री से पहले, मैं ये मान लूँ कि वो मान चुके हैं कि फाइनल सिलेक्शन तो अपने को लेना ही नहीं है, खाली प्री पास करना है और सबको बताना है बस मैंने मेंस लिखा। ठीक है, तो पहले से ही मेंस की तैयारी करो। मेंस की तैयारी पहले से करोगे तो जो प्री और मेन के बीच का जो टाइम मिलेगा आपको, उसके अंदर अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओगे। जो टेस्ट सीरीज आप दे के आओगे, पहली बात है दे पाओगे, वरना डर के मारे दे ही नहीं पाओगे। और टेस्ट सीरीज दे के आने के बाद एनालिसिस कर पाओगे। तो ये तभी होगा जब पहले से आपको पता होगा कि मेंस का पैटर्न क्या होता है और मुझे लिखना क्या है उसके अंदर। कम से कम एक बार सिलेबस पूरा होना चाहिए मेंस से पहले अपना, कम से कम। ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। तो उसको आप जो इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज तोड़ा है। डेली एक एक टॉपिक करने में कोई जोर नहीं आता है। आपका एक एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा और उस पर 5-5 6-6 क्वेश्चन लिखोगे तो आदत भी हो जाएगी लिखने की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है, संवैधानिक स्थिति क्या है, कौन से आर्टिकल इनसे रिलेटेड है, वो अपने को लिखने हैं, याद करने हैं। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, टर्म कितनी है इनकी, यानी कार्यकाल कितना है, इनकी योग्यता क्या है, हल्का फुल्का ये पता होना चाहिए। ये मेन है कि इनकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, यार इन्हें संविधान के अंदर या फिर संविधान के इतर भी इन्हें क्या क्या शक्तियां दी गई है और इनके क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या है। कोई स्पेसिफिक बॉडी होती है, जैसे कि अगर मान लो है फॉर एग्जांपल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है, तो वहां पे पीएम का क्या रोल है वो अपने को पता होना चाहिए। ऐसे कुछ 2-3 चीजें अपने को याद करनी है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना कि क्या रोल होता है। बहुत ज्यादा मेंस के लेकर अपने को देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सर्च कर लेना या अपनी बुक के अंदर देख लेना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की पावर क्या होती है। जैसे इन जनरल देखें व्यवहारिक रूप से तो पीएमओ बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब ये अपने भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ। सबसे पहले नियुक्ति और आधार के बारे में बात करते हैं अपने। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त जो दल होता है, या फिर गठबंधन अगर हो रहा है तो गठबंधन के नेता को बुलाते हैं और उनको नियुक्त कर देते हैं। बहुमत बहुत जरूरी है। बहुमत यानी आपको मेजोरिटी होनी चाहिए हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर, तब आप पीएम बन सकते हो। सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं, ये अपने ने पढ़ा है कि हम संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इसको फॉलो करते हैं। और इसके अंदर 2 प्रकार के जो है मुखिया होते हैं। एक तो नामात्र के नेता जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और एक वास्तविक मुखिया होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं। जो प्रशासन शासन होता है वो प्रधानमंत्री के आदेश पे ही चलता है। और इनका कार्यकाल जो होता है ये बहुमत पर निर्भर है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर इनके कार्य को हमने 3 भागों में बांटा है मेनली, और भी आप कुछ 1-2 पार्ट ऐड कर सकते हो इसमें। पहला मंत्री परिषद के संबंध में, दूसरा राष्ट्रपति के संबंध में और तीसरा संसद के संबंध के अंदर। तो मंत्री परिषद के संबंध में ये होता है कि मंत्रियों की नियुक्ति, विभागों का बंटवारा, ये सब जो है ये पीएम खुद करते हैं कि किसको क्या विभाग मिलना चाहिए, कौन से मंत्री को। ये डिसीजन कौन लेता है, तो पीएम लेते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में जो भी कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं, तो उनके बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं और प्रमुख नियुक्तियों पे सलाह देते हैं। जैसे कि अपने कैग की बात करें या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, कोई भी आप कमीशन की बात करो, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है पीएम का कि कौन उस पद पे बैठेगा। उसके अंदर बहुत मुख्य होती है इनकी सलाह, जो मानी भी जाती है। संसद के संबंध में सदन का जो सत्र बुलाने की सलाह देते हैं और लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कार्य है जो अपने को पता होना चाहिए। एक मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, बिना आर्टिकल आपका जो आंसर है वो बहुत अधूरा है। आर्टिकल जरूर मेंशन करना है पॉलिटी के अंदर अपने को। अपने आर्टिकल्स जो हैं वो जो एग्जामिनर होंगे
उनको ये दिखाएंगे कि हमें नॉलेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो क्वेश्चन की डिमांड को समझ के वहाँ आर्टिकल ज़रूर यूज़ करना। ये मैंने आपको बने बनाए दे दिए हैं, पीएम से रिलेटेड मेन आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 74, 75, 77, 78, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। आर्टिकल 74, 75 जो है हम प्री के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, और राष्ट्रपति के अंदर भी मैंने आपको याद करवाए थे ये, कि 74 में लिखा है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी और पीएम इसका मुखिया होते हैं। आर्टिकल 75 है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति होती है, और मंत्री पीएम की इच्छा पर अपना पद धारण करते हैं, और गैर जो सांसद होते हैं वो 6 महीने तक मंत्री बन सकते हैं, उसके बाद में उनको किसी ना किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी होती है। फिर आर्टिकल 78, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएम के कर्तव्य है इसके अंदर कि राष्ट्रपति जब भी रिपोर्ट मांगेंगे या कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे उन्हें देनी होती है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको विद जो उसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेल है वो आपको याद करने, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो लिख लो, बट ये आर्टिकल आपको लिखने हैं अपने आंसर के अंदर। अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री से रिलेटेड कि प्रधानमंत्री भारतीय शासन व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है। ये आपको एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है। तो पहले देखते ही क्वेश्चन अपने को पता चल गया कि पीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। भारतीय संविधान के प्रावधानों और व्यवहारगत उदाहरणों से, यानी जो भारतीय संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना, उसके जो भी प्रोविजंस है उनको यूज करना है अपने को, और व्यवहारगत यानी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो भी अपने को मेंशन करनी है। उन उदाहरणों के माध्यम से हमें इसको परीक्षा करनी है कि एक्चुअल में वो कार्यकारी प्रमुख कैसे हैं। तो जो मैंने अभी आपको आर्टिकल्स बताए, एक तो वो यूज होंगे, और दूसरा व्यवहारगत चीजें जो होगी वो भी आपको बतानी है एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब सबसे पहले तो आप ये भी लिख सकते हो कि वी फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके अंदर जो एक्चुअल हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। संवैधानिक प्रावधान पे आते हैं, आर्टिकल 74, 75, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो पावर देते हैं पीएम को, ठीक है। तो ये दोनों आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 78, उसमें राष्ट्रपति को सूचना देने का दायित्व भी पीएम के पास होता है, और वास्तविक कार्यपालिका का संचालन जो होता है वो भी पीएम के हाथ में ही होता है। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी थी अपने आंसर के अंदर। और केंद्र सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय से यानी पीएम ऑफिस के माध्यम से संचालित किए जाते हैं, जो पीएम की शक्ति को संस्थागत बना देते हैं, मतलब एक संस्था के अंदर पावर आ जाती है। ये सारे तो थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब हम व्यवहारगत यानी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। व्यवहारगत उदाहरण देते हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति को कैसे प्रमाणित करते हैं। नीति निर्माण यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो भी होता है उसके अंदर निर्णायक भूमिका होती है पीएम। हमने अलग अलग पीएम को देखा भी है जो बहुत ज्यादा पावरफुल रहे, उनके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी जो है फॉर्मुलेशन किया जाता है। जैसे एलपीजी सुधार हुआ था पीएम नरसिम्हा राव के टाइम, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। योजना आयोग खत्म किया गया और नीति आयोग लाया गया, तो उस टाइम पे कौन थे पीएम? नरेंद्र मोदी जी। ऐसे आप एग्जाम्पल दो। विदेश नीति के अंदर सक्रिय नेतृत्व वाजपेयी जी का और मोदी जी का आप लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ये तो मतलब मैंने मेरे हिसाब से दिए, आपको कोई और अच्छा लग रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। फिर गठबंधन के युग में आते हैं तो वहां पे हम देखते हैं, अब प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल में पावरफुल दिखा दिया। अब जहां प्रॉब्लम आती है, गठबंधन के टाइम पे उतनी ज्यादा पावर नहीं होती पीएम के साथ, क्योंकि पावर जो है डिवाइड हो जाती है अलग अलग दलों के अंदर, तो कमजोर पीएम की स्थिति भी देखी गई है। तो ये कुछ पीएम के नाम हैं जिन्होंने कंपैरेटिवली लेस पावर एंजॉय करी थी अपने कार्यकाल में। मजबूत बहुमत सरकारों के अंदर पीएम का प्रभाव बहुत ज्यादा देखा गया, जैसे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वहां पे आपको कंप्लीट बहुमत मिला हुआ है, तो वहां एक्सट्रीम पावर आप यूटिलाइज करते हो। हम निष्कर्ष पे आते हैं कि भारत संसदीय प्रणाली को फॉलो करता है। उसमें राष्ट्रपति नामात्र के प्रमुख और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। यद्यपि पीएम की शक्ति संविधान से आती है, लेकिन उसकी वास्तविक जो प्रभावशीलता होती है वो राजनीतिक बहुमत, दलगत संरचना और नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करती है। यानी आपकी पार्टी में कितनी पावर है, आप में कितनी पावर है, और राजनीतिक बहुमत कितना है, इन सब पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में जो आपको पावर संविधान से मिली है वो आप यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हैंडल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने।
ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका भी आप शॉर्ट नोट बना लेना 1 पेज के अंदर। डेफिनेशन और कंपोजिशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनके वही 74 75 आने वाले हैं इसके अंदर। रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथ्स और सिग्निफिकेंस क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, और सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट। इस पे आपसे एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 नंबर का। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कितने टाइप के मिनिस्टर्स रहते हैं। तो कैबिनेट रैंक के होते हैं जो हाईएस्ट पोजीशन को एंजॉय करते हैं, ठीक है। होल्ड मेजर मिनिस्ट्रीज लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस। जैसे अभी आप याद कर लो कौन कौन है होम मिनिस्टर, कौन है अपने, अमित शाह जी हैं, तो वो कैबिनेट के अंदर आते हैं। निर्मला सीतारमन जी, तो ये सब कैबिनेट मंत्री आते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर हेडिंग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, प्रॉपर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इनके पास रहता है। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राज्य के मंत्री। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज रहता है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, ठीक है, और ये जो है असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, यानी उप मंत्री जिसको हम बोलते हैं। तो ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, ये उनसे नीचे आते हैं। और एक अपने ने सुना है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल रीजन की वजह से बनाए जाते हैं डिप्टी पीएम, ठीक है, अलग अलग टाइम पे उनके पास भी पावर रहती है, बट ऐसा संविधान के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया गया है। पॉलिटिकल रीजन की वजह से बनते हैं और व्यवहारिक रूप से जो पावर्स होती है वो एंजॉय करते हैं। तो ये एक डायग्राम सा बनाया है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंदर क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बीच में जो संबंध है उनकी प्रकृति को स्पष्ट करना है, यानी जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और पीएम, उनके बीच के जो रिलेशन है उसको अपने को बताना है। क्या मंत्री परिषद वास्तव में प्रधानमंत्री केंद्रित निकाय बन गई है? अब जब आपसे ऐसा कुछ पूछे कि वास्तव में बन गई है, तो आपको कुछ तो उसके फेवर में बोलना है और कुछ अगेंस्ट में बोलना है, ठीक है। यानी कुछ तो इस बारे में बोलना कि हाँ प्रधानमंत्री केंद्रित निकाय है, और कुछ बातें अपने को बोलने की नहीं, ये प्रधानमंत्री केंद्रित निकाय नहीं है, और फिर बैलेंस आंसर देना है व्यवहारिक जो आज के टाइम पे है उस तरीके से। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है मेंस के आंसर लिखने के टाइम पे। जब आप एग्जाम में लिख रहे होगे तो इतना समय नहीं होगा, आपको वो महत्वपूर्ण नहीं लगेगा कि मैं पढ़ूं ढंग से इस क्वेश्चन को, आपको ये महत्वपूर्ण लगता है कि फटाफट लिख दूं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, तुरंत उसको टुकड़ों में तोड़ लेना, लगे तो साइड में अगर पीछे रफ की जगह है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम, फेवर अगेंस्ट, ऐसी चीजों में आप उसको डिवाइड कर लेना। और इसके आर्टिकल तो मैंने आपको बताया है 74 75, ये तो दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि मैं अभी इसके बारे में लिखने वाली हूँ, और इसको एक्सप्लेन करना उसको प्रॉपर तरीके से, तब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। संवैधानिक आधार सबसे पहले तो वो बता दो, जो रिलेशन बताएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर और पीएम के अंदर। फिर संबंधों की प्रकृति पे आते हैं। पहले तो संवैधानिक आधार दे दिए, क्योंकि मेन जो चीजें डिफाइन की गई है वो संविधान के अंदर ही डिफाइन की गई। संबंधों की प्रकृति पे आते हैं कि पीएम सुपीरियर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबऑर्डिनेट है, यानी प्रधानमंत्री ऊपर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अधीनस्थों की तौर पे काम करते हैं। ये मॉडल व्यवहारिक तौर पे यूज में लिया जाता है, ठीक है। पीएम मंत्रियों का चयन करते हैं, पोर्टफोलियो आवंटन करते हैं। पोर्टफोलियो आवंटन मतलब कौन सा विभाग किसको मिलना है, उनका पुनर्गठन भी कर सकते हैं, किसी को हटाना है तो राष्ट्रपति को सिफारिश भी कर सकते हैं। कैबिनेट का एजेंडा तय करने की शक्ति भी पीएम के पास में होती है। इस तरीके से मंत्री जो है पीएम की राजनीतिक और प्रशासनिक लाइन का पालन करते हैं। जो भी आप मतलब पीएम बोलते हैं वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या कैबिनेट को मानना पड़ता है। सिद्धांत यानी जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या बोलता है, ये कलेक्टिव मॉडल है, यानी सामूहिक मॉडल है। संविधान के अंदर ये लिखा गया कि निर्णय जो है मंत्री परिषद के सामूहिक स्वरूप द्वारा लिए जाएंगे, यानी मंत्री परिषद जिसका मुखिया पीएम होंगे, ये मिलकर एड और एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति को, यानी मिलकर सारे निर्णय लिए जाएंगे। मतभेद होने पर सामूहिक त्याग पत्र भी दिया जाता है, यानी अगर आपस में टसल चल रहा है तो त्याग पत्र यानी रेजिग्नेशन भी सब साथ मिलके देंगे। अब अपने बात है कि अब कि क्या मंत्री परिषद वास्तव में प्रधानमंत्री केंद्रित हो गई है? अब एनालिसिस का टाइम आया है। हाँ हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शक्तियां जो हैं वो मतलब जो मंत्री पीएम की कृपा पर निर्भर, जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे जो है पीएम ही डिसाइड करते हैं कि कौन मिनिस्टर बनेगा, किसको क्या पोर्टफोलियो देना है।
कैबिनेट सचिवालय पीएमओ का बहुत ज्यादा जो है प्रभाव बढ़ चुका है। राजनीतिक स्थिरता और बहुमत की सरकारें हमें बार बार देखने को मिल रही है। जब बहुत ज्यादा आपके पास बहुमत होगा तो पीएम बहुत ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेंगे अपने को। केंद्रीकृत निर्णय निर्माण होता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था में पीएम की बहुत ज्यादा डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है। आप उदाहरण भी दे सकते हो कुछ पीएम का नाम जो बहुत ज्यादा पावरफुल रहे, बहुमत बहुत ज्यादा रहा है और उन्होंने अपने हिसाब से पॉलिसीज को चलाया भी है। फिर आंशिक संतुलन के क्षेत्र, अब गठबंधन की सरकार जब आती है तब स्थिति अलग हो जाती है। तब जो है अपेक्षाकृत पावर जो होती है पीएम की सीमित हो जाती है, तो आप उस चीज के बारे में भी लिखो। ठीक है, कुछ मामलों में समूह जो है मंत्रियों और कैबिनेट समितियों की भूमिका निर्णायक रहती है। ठीक है, गठबंधन की अगर सरकार आई है, एक चीज आपने पढ़ी होगी कि जो पीएम होते हैं वो एक्चुअल के अंदर समकक्षों में प्रथम होते हैं, यानी फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं। ऐसी लाइन के साथ हमें इसको एंड करना है। आप लिख सकते हो वहां पे, इसमें तो शायद नहीं लिखा लेकिन आप ऐड करना उसमें। संविधान मंत्री परिषद को सामूहिक निकाय बनाता है, पर राजनीतिक व्यवहार में मंत्री परिषद स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री केंद्रित निकाय बन चुकी है, यानी जो प्रधानमंत्री बोलेंगे वही मंत्री परिषद करेंगे। यह केंद्रित नेतृत्व प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाता है, परंतु आंतरिक लोकतंत्र और सामूहिक उत्तरदायित्व को कमजोर करने का जोखिम भी रखता है। तो एक बैलेंस चीज लिखी है हमने, वन साइडेड होकर हमने निष्कर्ष नहीं लिखा। इस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को हैंडल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अभी अपना टॉपिक है पार्लियामेंट, यानी संसद के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि संसद के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो जितना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया हुआ है संसद के बारे में, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अपने को पता होने चाहिए। जो 3 इंटीग्रल पार्ट है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को अपने को देखना है। बाइकैमरलिज्म जो है अपने द्विसदनीय व्यवस्था, वो है क्यों है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये अपने को पता होनी चाहिए। लोकसभा के बारे में सब कुछ कि लोकसभा के मेंबर कितने, मतलब मैक्सिमम सीट कितनी है और किस तरीके से लोकसभा के मेंबर का चयन किया जाता है, विघटन कैसे होता है इत्यादि सब कुछ पता होना चाहिए। सेम राज्यसभा के लिए क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राज्यसभा के अंदर जो है चुनाव यानी इलेक्शन कैसे किए जाते हैं, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। फिर ये इम्पोर्टेंट है, अगर हम एक स्टेप आगे जाएं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, यानी अयोग्य कैसे करार किया जाता है सदस्यों को, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, तो अपने को पता होना चाहिए। वेकेशन ऑफ सीट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेंस पर्सपेक्टिव से, उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है वो अपने को पता होनी चाहिए। और उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ होती है या बिल्स रखे जाते हैं, ऑर्डिनरी बिल जो साधारण विधेयक होते हैं, मनी बिल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं, जॉइंट सिटिंग होती है, ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो अपने को पता होनी चाहिए। उसके अलावा प्रश्नकाल, शून्यकाल वगैरह जो भी अपने संसद के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने को याद करनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। ये लोकसभा और राज्यसभा के अंदर थोड़ा सा अंतर बताने की कोशिश की गई है। मेन है कि इनकी पावर के बीच में अंतर काफी पूछते हैं, मैंने पूछा भी एक क्वेश्चन में, उस पर डिस्कस करेंगे भी। आते हैं दल बदल कानून पे। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन आप कर लोगे, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आप नहीं टच करोगे, इसलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए जो एनालिसिस वाले। दल बदल कानून ने दलगत अनुशासन को मजबूत किया है लेकिन विधायी बहस को कमजोर कर दिया है। देखो, दल बदल कानून जैसे दिमाग में आया आपको क्या लिखना है, एक तो 10वीं अनुसूची लिखनी है, 10th शेड्यूल है वो लिखना है, 52वां संविधान संशोधन लिखना है आपको। वेब के बारे में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा आपको, सचेतक बोलते हैं जिसको हिंदी के अंदर। ऐसे दिमाग में है ना तुरंत कीवर्ड्स आ जाने चाहिए क्वेश्चन को देखते ही आपके। आया गया गया राम की राजनीति, आया राम गया राम की राजनीति, ऐसे पॉइंट्स जो है आप तुरंत अपने रफ नोट में या माइंड के अंदर चलाया करो, ताकि आपके पास कंटेंट तुरंत आ जाएगा उस क्वेश्चन का। फिर आपको बस उनको सेट करना है कि इंट्रो में क्या लिखूं, मेन बॉडी में क्या आना चाहिए, कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, सिर्फ वही मुद्दा रहेगा। आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे पास कंटेंट नहीं है। अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी दल बदल जो कानून है, उसने दलगत अनुशासन को मजबूत किया है लेकिन विधायी बहस को कमजोर कर दिया है। ठीक है, इसके आलोचनात्मक विश्लेषण करना है अपने को पहले मेंशन करना है कि 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था
इसका मूल उद्देश्य क्या था? राजनीतिक दल बदल को रोकना, मेन यही था इसका, कि जो एक दल से दूसरे दल के अंदर जंप कर लेते हैं, जैसे कांग्रेस से बीजेपी या बीजेपी से कांग्रेस में आ जाते हैं चुने जाने के बाद में, उस चीज को रोकना, जो हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह भी बोलते हैं, वो भी की जाती है। सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और दलगत अनुशासन को बनाए रखें, लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि जनता ने जो वोट दिया है वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए दिया है कि कौन सी पार्टी का नेता है, और एक बार चलो सेलेक्ट होने के बाद वो पार्टी ही चेंज कर रहा है तो जनता का जो विश्वास है वो भी होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दल बदल जो है लेके आए। सकारात्मक पक्ष क्या है, क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान है, ये अपने को पता होना चाहिए। फायदा ये होगा कि जो सरकार है उसकी स्थिरता सुनिश्चित होगी। हमने बीच में एक एरा आया था जो अपने भारत का जो लोकतंत्र है उसके अंदर सरकारें गिरने लगी थी दल बदल के कारण, ये मुख्य कारण हुआ था। तो उस चीज पे लगाम लगाने के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। खरीद फरोख्त, जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, आया राम गया राम की जो राजनीति है उसमें कमी आई। जैसे सांसद को खरीद लिया करते थे, उसमें कमी आई है इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि दल बदल पर दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। फिर दल की सामूहिक जिम्मेदारी मजबूत हुई कि एक पार्टी है उसकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और विधायी प्रक्रिया जो है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, वो एक बहुत इजी हो गई, बहुत ज़्यादा सुगम हो गई। अब नेगेटिव पॉइंट्स पे अगर हम आए, नकारात्मक बात करें, तो कैसे ये कानून विधायी बहस को कमजोर कर देता है। अब एक प्रॉब्लम है कि जो सांसद है या विधायक है वो रबर स्टैंप बन के रह गए हैं, क्योंकि विप जिसकी हम बात करते हैं उसके आदेश पे ही आपको सोचना है, बोलना है, वोट देना है। तो आप लोकतंत्र के अंदर जन भागीदारी जो है वो कहाँ दिखा पा रहे हो कि आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो लेकिन आप तो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन के रह गए। ये प्रॉब्लम आ रही है। विप के डर से अपनी सोच या क्षेत्रीय हितों के बजाय पार्टी लाइन का ही पालन करते हैं, जिससे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कमजोर हो जाती है। अंतरात्मा की आवाज और असहमति जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। पार्टी में नेतृत्व का अतिशय नियंत्रण, यानी जो सेंटर एक पावर है बस वही सबको लेके चलेंगे, उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल बढ़ जाता है। संसदीय समितियों में भी स्वतंत्र विमर्श जो है प्रभावित होते हैं। जैसे अगर कोई एमपी को हम किसी संसदीय समिति का सदस्य बना देंगे तो उसमें भी उनके पार्टी के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होगा, तो फिर फायदा क्या होगा उस समिति को बनाने का। संविधान निर्माताओं की जो मंशा है उसके विपरीत है ये चीज। मैंने आपको बताया जो है 52वें संविधान संशोधन से जुड़ा गया है, तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने तो नहीं बनाया इसको, वो एक चाहते थे कि अच्छा लोकतंत्र बने, अच्छी बहस हो पार्लियामेंट में, तो उसके खिलाफ है ये चीज, एक तरीके से ये बता रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी आलोचना की है कि हो तो होलन जो केस है, ये बहुत फेमस केस है, ये याद करना और लिखना, मेंशन करना, ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें निर्णय दिया था कि स्पीकर का निर्णय भी जो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। स्पीकर का निर्णय पता है ना, दल बदल के अंदर जो स्पीकर ऑफ द हाउस होता है उसके पास पावर होता है कि ये दल बदल में शामिल होगा या नहीं, मतलब दल बदल के तहत इसको अयोग्य करार दिया जाता है, ठीक है। दूसरा सुधार आयोग यानी सेकंड जो कमीशन था उसने भी सुझाव दिया कि व्हिप जो होता है केवल विश्वास मत, अविश्वास मत और वित्तीय बिलों पर ही लागू होना चाहिए, बाकी जगह आप ओपन डिस्कशन होने दो, व्हिप को लागू मत करो बाकी चीजों पे। और जो अपना लॉ कमीशन है उसकी रिपोर्ट पे इन्होंने भी बोला था कि अत्यधिक व्हिप जो है संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सारी चीजें भी आप मेंशन करना, बहुत एनरिच आंसर हो जाएगा आपका। फिर कंक्लूजन करते हैं कि दल बदल विरोधी कानून जहां एक और राजनीतिक स्थिरता और दलगत अनुशासन को मजबूत किया, यानी फायदे तो बताने ही अपने को, वही दूसरी ओर सांसदों और विधायकों की विचारशील स्वतंत्रता, नीतिगत बहस और लोकतंत्र विमर्श को गंभीर रूप से बाधित किया है। समय की जो डिमांड है वो ये है कि कानून में संशोधन कर विप की जो है, विप को सीमित किया जाए, केवल महत्वपूर्ण मतों तक ही सीमित किया जाए। अब आप इसमें लिख सकते हो एआरसी की रिकमेंडेशन को एडप्ट किया जा सकता है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट को फॉलो किया जा सकता है, इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, एनालिसिस वाला क्वेश्चन था। आई होप अच्छे से लिखा हो आप लोगों ने, भी ऑनलाइन कॉपीज देखूंगी मैं आप। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस इन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोथ द हाउसेस। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो पावर्स है, दोनों के जो कार्य है, उनके बीच में अंतर बताना है। बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है और बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है अलग अलग इसके अंदर, टेस्ट सीरीज में भी आपको देखने को मिलता होगा, और ये आना भी चाहिए कि दोनों की पावर को कंपेयर करना है अपने को, हु इज मोर पावरफुल। भारतीय संसद द्विसदनीय है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती हैं,
और दोनों सदनों के अंदर संरचनात्मक आधार पर शक्ति और भूमिकाएं अलग अलग दी गई है। ठीक है, जो भारतीय संघ की व्यवस्था में संतुलन को सुनिश्चित करता है, ऐसा एक इंट्रो उन्होंने दे दिया। अब हम इसको लिखेंगे, वैसे आता ही है आपको, फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। इसका संगठनात्मक आधार क्या है भाई? लोकसभा जो प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, तो जनप्रतिनिधित्व सीधा आता है यहाँ पे। कार्यकाल 5 वर्ष है, विघटित किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा जो होती है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। आपको पता है ना, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहीं के जो एमएलए होते हैं और जो यूटी के एमएलए होते हैं, वही चूज करते हैं राज्यसभा के एमपी को। स्थायी सदन है, 1/1 लोग हैं, हर 2 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, और ये कभी भंग नहीं होती, परमानेंट हाउस है। विधायी शक्तियों के अंदर अंतर क्या है वो बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य विधेयक जो है उसमें दोनों सदनों की समान शक्ति है। मतभेद की स्थिति के अंदर हम आर्टिकल 108 यानी 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग बिठा सकते हैं। आर्टिकल जरूर लिखना आप, है ना, तो बार बार फोकस करते हुए इस चीज पे, आर्टिकल, केस, रिपोर्ट्स, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। बहुत आपका जो आंसर है उसका लेवल ही बढ़ जाता है। धन विधेयक की बात करते हैं, मनी बिल की। इसमें लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये एक पावर ज्यादा हो गई लोकसभा की। राज्यसभा सिर्फ 14 डेज तक रोक सकती है, ठीक है, और अपनी कुछ सिफारिश दे सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है लोकसभा का ही होता है। तो राज्यसभा की पावर मनी बिल पे उतनी ज्यादा नहीं है। वित्त विधेयक की, हम फाइनेंस बिल की बात करें तो लोकसभा में अनिवार्य प्रस्तुति होती है, राज्यसभा विषय पर चर्चा कर सकती है, बट अंतिम शब्द जो है लोकसभा का ही होता है। कार्यपालिका पे भी नियंत्रण जो है लोकसभा का होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी है टुवर्ड्स लोकसभा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के प्रति नहीं होती उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको लोगों ने चुना है, राज्यसभा के लोगों को डायरेक्टली लोगों ने नहीं चुना, इसलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है एग्जीक्यूटिव। वास्तविक शक्ति जो है कार्यपालिका की लोकसभा में होती है। सरकार लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, और अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो भी लोकसभा में ही आता है। राज्यसभा जो है इसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सीमित नियंत्रण रहता है प्रश्नकाल, चर्चा इत्यादि के माध्यम से। विशिष्ट संवैधानिक जो शक्तियां हैं, यानी जो राज्यसभा की स्पेशल पावर्स है, इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे हो सकता है 2-5 नंबर में भी अलग से पूछ ले, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको। आर्टिकल 249 राष्ट्रहित के अंदर राज्य सूची, जो अपने 7th शेड्यूल पढ़ते हैं, 7वीं अनुसूची, उसमें हम पढ़ते हैं कि 3 टाइप के जो है सब्जेक्ट है, स्टेट का, यूनियन का, कॉन्करेंट का, यानी राज्य सूची का विषय, केंद्र सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। उसमें अगर राज्य सूची पे कानून बनाना है, सेंटर से बनवाना है, तो फिर आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा है वो एक विशेष प्रस्ताव लाके बनवा सकती। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस नई बनानी है, ठीक है, जैसे IAS IPS और IFOS जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है, तो फिर ये जो मोशन है ये राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। फिर एक स्थायी सदन है, मैंने आपको बताया कभी विघटित नहीं होता, तो एक निरंतरता बनी रहती है। संघीय संरचना की रक्षा है, क्योंकि यूटी और जो स्टेट होते हैं उन्हीं के एमएलए जो है चुनकर भेजते हैं एमपीज यहाँ पे, तो संघीय जो संरचना है उसकी भी रक्षा होती है। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, आर्टिकल 67। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स है, ये आपको याद रखनी है। 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर कहीं भी यूज हो सकता है, इवन प्री में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये पोर्शन को आप मिस मत करना। लोकसभा की विशेष शक्तियां क्या है? धन विधेयक वो बताई दी मैंने आपको। सरकार का गठन गिरना लोकसभा के बहुमत पर ही निर्भर करता है, और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान संशोधन के भी अंदर जो हम बात करते हैं, दोनों सदनों की बराबर भूमिका है, और संयुक्त बैठक का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। बट एक्चुअल में हम देखते हैं कि लोकसभा के अंदर जो है बहुमत ज्यादा होता है, तो कई बार निर्णायक स्थिति लोकसभा पे डिपेंड करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों के जो सदस्य हैं उनका समान अधिकार होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के चयन में क्या भूमिका होती है? तो वास्तविक रूप से लोकसभा के बहुमत द्वारा ही तय किया जाता है पीएम की जो चयन होता है। राज्यसभा पीएम बन सकता है, राज्यसभा कोई भी मेंबर, लेकिन जवाबदेही लोकसभा के प्रति ही रहेगी। अब निष्कर्ष करते हैं कि लोकसभा जनता की संप्रभुता और कार्यपालिका की जवाबदेही का केंद्र है, जबकि राज्यसभा संघीय ढांचा, ये बहुत ध्यान रखना आप,
राज्यसभा क्यों बनाएगा? अगर पूछ भी लेगी सिग्निफिकेंस क्या है राज्यसभा की, तो जो संघीय ढांचा है वो बहुत जरूरी है। और फिर शक्ति संतुलन करता है, भाई ऑटोक्रेट नहीं होने देता लोकसभा को, एक पुनर्विचार की गुणवत्ता का प्रतीक भी होगा कि आपसे एटलीस्ट दोबारा सोचने के लिए कह सकते हैं मनी बिल। दोनों सदनों का संतुलित सहयोग भारतीय संसदीय लोकतंत्र की विशेषता है। ये इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमने, राज्यसभा की उपयोगिता पे विचार करो कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए। ये मैंने अभी आपको बोला ही था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि राज्यसभा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर डिस्कस करें। ठीक है, भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा संघवाद की भावना, मैंने अगेन बोला था राज्यसभा जहां है वहां संघवाद जरूर लिख देना, तथा विचार विमर्श आधारित लोकतंत्र यानी डिबेट से रिलेटेड, ठीक है, थिंक टैंक से रिलेटेड बात अगर आती है लोकतंत्र के अंदर, तो राज्यसभा का महत्वपूर्ण रोल है। यद्यपि इसके कार्य और प्रभावशीलता को लेकर समय समय पर प्रश्न उठते रहे हैं, लेकिन भारतीय राजनीतिक ढांचे में इसकी अपनी विशिष्ट उपयोगिता है। फिर आपको लिखना है यहाँ पे कि क्या पावर्स है, क्या उपयोगिता है। संघीय ढांचे की रक्षा करते हैं, उसमें आप लिख दो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व रहता है, विधायी प्रक्रिया के अंदर पुनर्विचार का मंच है, राज्यसभा का हाउस ऑफ रिव्यू भी कहते हैं, ये वर्ड जरूर लिखना। ठीक है, और जो भी लोकसभा जो द्वारा पारित विधेयक है उनके ऊपर गहन जांच, विचार विमर्श, सुझाव वगैरह ये सब देते हैं, जिससे जल्दबाजी के अंदर कानून बनाने से रोकता है राज्यसभा। अनुभवी और विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा योगदान, 12 नामित सदस्य याद है आपको, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों के अंदर। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, तो वो अपनी जो है नीति निर्माण के अंदर सहयोग देते हैं। निरंतर और स्थिरता को बनाए रखता है, क्योंकि यहाँ पे आप मेंशन करो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होते हैं, और ये कभी इसका विघटन नहीं होता। इसे लोकसभा को भंग कर सकते हैं बट राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो इससे लोकतंत्र में स्थिरता, निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, ये आपको मेंशन करना था। फिर राज्य सूची के फिर वही वाली जो पावर्स हैं, इवन आर्टिकल 67 भी लिख देना आप। तो ये आर्टिकल 249, 312 और 67 जो मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको लास्ट क्वेश्चन में, वो भी अपने को इसके अंदर लिखने हैं। फिर राज्यसभा के विरुद्ध, अब इस क्यों बोल देंगे इसको खत्म कर दो, थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी यहाँ पे, कि प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं है आपके पास, डायरेक्ट इलेक्शन तो होते नहीं है, इसलिए आप इसको खत्म कर दो। शासन में रुकावट पैदा करते हैं, फटाफट अपने डिसीजन नहीं हो पाते, राज्यसभा की वजह से डिले हो जाते हैं, इसलिए आप खत्म कर दो। राजनीतिकीकरण और दलगत नियंत्रण ज्यादा रहता है, इसलिए भी हम राज्यसभा जो है उतनी रिलेवेंट रही नहीं। और समानांतर शक्ति का केंद्र बनना है, भाई अनावश्यक विलंब देखने को मिलता है। भाई आपने लोकसभा बनाई दी, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे, फिर राज्यसभा अलग से क्यों, तो उसका मैंने रीजन बता दिया आपको कि क्या क्या पावर्स है। अब अपने एनालिसिस करेंगे कि क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, भारत के संविधान ने बनाए ही है, बाइकैमरलिज्म को हम पालन करते हैं। ठीक है, नहीं, इसे समाप्त करना भारतीय संघवाद संतुलन और विधायी गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। फिर अगेन आप वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी इसको, लेकिन आप लिख सकते हो कि संघीय ढांचा, विधायी प्रक्रिया की गुणवत्ता इन सब में गिरेगी, ये सब गिरेगी, और विशेषज्ञता और अनुभव को नुकसान मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी द्विसदनीय जो बाइकैमरलिज्म है, जो सदनीय व्यवस्था है उसके फेवर के अंदर है। जैसे आप लिख सकते हो अमेरिका, जर्मनी वगैरह, इन सब में भी अपर हाउस की आवश्यकता को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। बड़ा हो गया आंसर, इसको शॉर्ट में कर देना, इसमें सारी चीजें कवर करने की वजह से वर्ड लिमिट एक्सीड हो गई। अब निष्कर्ष पे आते हैं, राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की गहराई, संघीय संतुलन, विचार विमर्श की गुणवत्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी कमियों का समाधान, सुधार कर सकते हैं, जैसे पारदर्शिता ले आओ, समितियों को सशक्त किया जाना चाहिए, जो दलगत व्हिप है उसको सीमित करना चाहिए, तो इससे संभव है, न कि इसके उन्मूलन से। राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, अपने को स्टांस यहाँ पे क्लियर करना है, यहाँ बैलेंस्ड आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे अपने को चीजें क्लियर लिखने की, नहीं, राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी क्षमता और प्रासंगिकता को और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये अपने प्री में भी क्वेश्चन आपने देखा है, प्रत्यायोजित विधान जिसको बोलते हैं हम, ये बढ़ते उपयोग से संसद की भूमिका किस प्रकार प्रभावित हुई है, आलोचनात्मक विश्लेषण करो।
आप में से आधे से ज़्यादा को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया होगा कि पूछा क्या है, इसमें क्या होता है डेलीगेशन लेजिस्लेशन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत का संविधान कानून निर्माण, देखो कानून बनाने का मेन काम तो है लेजिस्लेचर का यानी विधायिका का, लेकिन आधुनिक जो शासन चल रहा है, जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है और जटिलताएं जो देखी जा रही है, उसमें संसद अनेक मामलों में अपने विधायी अधिकारों को कार्यपालिका को सौंप देता है। इसी को ही बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधान। ये आपको प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पबेड में भी अपने पढ़ेंगे इसको, और यहाँ पे भी अपने काम आ रहा है संसद के अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इसको जिसको नहीं पता था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। अब इसकी भूमिका पर अपने चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्यों बढ़ रहा है। ये टेक्निकल विशेषज्ञता है नहीं जो एमपी वगैरह है उनके अंदर, ठीक है। नए क्षेत्र बढ़ रहे हैं, आईटी, साइबर, एआई, टेलीकॉम, इनमें कार्यपालिका ज्यादा कुशल रहती है। अब कार्यपालिका भी दो टाइप की होती है, एग्जीक्यूटिव, एक तो होगी परमानेंट और दूसरी होगी टेम्परेरी। टेम्परेरी में आएंगे अपने मंत्री लोग और परमानेंट में आएंगे अपन लोग, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ये सब लोग मिलके जब विधान बनाते हैं, और एक्चुअल में कानून तो ब्यूरोक्रेसी ही बनाती है, सारे आईएएस आरएस मिलकर यही पॉलिसी जो है डिसाइड करते हैं। एक्चुअली व्यवहारिक रूप से देखें तो यही होता है। संसद का भारी कार्यभार, बहुत ज्यादा काम है संसद के पास। आप देखते भी हैं कितना, मतलब अब न्यूज वगैरह में देखते हो ना कि इस बार संसद के इतने ही दिन जो है संसद चली, तो मतलब आप देख रहे हो इतने से कम दिनों में सत्र चलेगा, तो फिर कैसे इतना सारा काम होगा। फिर तात्कालिक कुछ परिस्थितियां, जैसे कोविड लिख दो आप, कोविड-19 आ गया, आर्थिक संकट आ गया, ट्रेड वॉर आ गया, वगैरह वगैरह, जो भी आज के टाइम के जितने भी विवाद चल रहे हैं, समस्याएं हैं, उनको लिख दो। उसके अंदर जो आधुनिक तात्कालिक परिस्थितियां होती है उसके लिए भी जरूरी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और लचीलेपन की जरूरत है कि नियमों में बार बार बदलाव करने की सुविधा होती है। ऐसा थोड़ी है अब छोटे छोटे नियमों के लिए आप वापस एक संविधान संशोधन कर दो या फिर संसद को बिठा लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है टेक्निकली। संसद की भूमिका पे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, मतलब क्यों आलोचना कर रहे हैं कि ये डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है बुरा क्यों है, थोड़ी चीजें उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो विधायी शक्ति, देखो अपना जो संविधान है वो विधायी पावर सिर्फ संसद को देता है, कानून का वो मूल ढांचा है संसद ही बनाती है, पर अधिकांश वास्तविक नियम कार्यपालिका बना देती है। तो इससे क्या होता है, रूल मेकिंग बाय ब्यूरोक्रेसी इंस्टेड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी नौकरशाह द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं, जबकि हमने चुन के हमारे जो है जितने भी एमपी है उनको भेजा था, यानी सांसद को भेजा था। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, संसद की जो नियंत्रण है वो कमजोर होती जा रही है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और जो अधिकांश नियम है वो बिना चर्चा के ही लागू हो जाते हैं, क्योंकि अगर कार्यपालिका नियम बनाएगी तो वहां संसद में थोड़ी ना चर्चा होगी इसके बारे में। फिर लोकतांत्रिक जवाबदेही में कमी आती है, नौकरशाही द्वारा बनाए गए नियमों पर संसद में प्रत्यक्ष नियंत्रण लगभग न्याय के बराबर होता है। संसद में कुछ बन रहा है तो प्रॉपर वहां पे डिस्कशन हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, लेकिन कार्यपालिका अगर कुछ बना रहा है तो वहां डिस्कशन, वोटिंग जैसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। फिर ऑर्डिनेंस और डेलीगेशन का संयोजन का खतरा, अपने ने पढ़ा है कि ऑर्डिनेंस पावर है राष्ट्रपति के पास, गवर्नर के पास, और उसके अलावा जो डेलीगेशन है जो हम देख ही रहे हैं, अगर ये ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो एग्जीक्यूटिव जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और उसकी डोमिनेंस बढ़ जाएगी लेजिस्लेचर पे। फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के सकारात्मक पहलू के बारे में भी हम बात करते हैं, प्रभावी शासन होता है, संसद का समय बचता है, त्वरित निर्णय होते हैं। अब न्यायपालिका की दृष्टिकोण की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायी शक्ति का मूल भाग संसद से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरक यानी सप्लीमेंट करना है वो काम कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, कि मतलब दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यह संवैधानिक चीज है कि हम कार्यपालिका से लेजिस्लेशन का काम करा रहे हैं, और ये कुछ केसेस है जिसके अंदर ये स्टेटमेंट दिया था। परंतु व्यवहारिक रूप से न्यायपालिका भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बढ़ती भूमिका को स्वीकार करे कि भाई धीरे धीरे बहुत ज्यादा ओवर बढ़ रहा है। समस्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी प्रत्यायोजित जो विधान है वो ऑटोक्रेट हो रहे हैं, मतलब एक तरीके से अनियंत्रित हो रहे हैं। 70% से ज्यादा नियम उपनियम वगैरह है
संसद में विस्तृत चर्चा के बिना ही लागू हो जाते हैं। कई बार पेरेंट एक्ट इतना व्यापक और अस्पष्ट होता है कि कार्यपालिका को असीमित अधिकार मिल जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं कि यह आवश्यक बुराई है, नेसेसरी एविल है। जहां इसकी आवश्यकता आधुनिक शासन के लिए बहुत जरूरी है, वहीं इसका अतिरिक्त और अनियंत्रित उपयोग संविधान जो संसद है उसकी विधायी सर्वोच्चता को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व पर प्रश्न उठाता है। इसलिए अब अपने वे फॉरवर्ड लिख देंगे कि ये चीजें होनी चाहिए जिससे प्रत्यायोजित विधान एक अच्छी चीज के तौर पे उभर के आएगा। पेरेंट एक्ट जो बन रहा है यानी मेन जो एक्ट है उसमें स्पष्ट चीजें हो, सीमाएं प्रॉपर तरीके से तय की गई हो। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी को अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए। नियमों की संसद में अनिवार्य चर्चा हो, भाई जितने भी रूल्स बना रहे हो उसकी चर्चा तो होनी चाहिए एटलीस्ट। जनता और न्यायपालिका दोनों से पारदर्शिता बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर होगी तो जो प्रत्यायोजित विधान है ये एक अच्छी तरीके से एक सशक्त लोकतंत्र को बढ़ावा देगा, न कि एक बुराई के तौर पे उभरेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा एनालिसिस वाले क्वेश्चन थे, पर ये जरूरी है ताकि एग्जाम के अंदर अपने को डर नहीं लगे, अपने हर क्वेश्चन को सोच समझ कर हैंडल कर पाए, जितना नॉलेज अपना है उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, आज की क्लास अपनी इतनी थी, मिलते हैं अपने कल। थैंक यू वेरी मच।